प्रोसेसिंग रूम। छत पर लगी सफेद लाइटें अचानक बंद हो गईं। उनकी जगह लाल इमरजेंसी लाइटों ने ले ली। बेस का सायरन बजने लगा। कांच की मोटी बुलेट प्रूफ दीवार के उस पार डॉक्टर जीरो खड़ा था। उसका चेहरा स्क्रीन की नीली रोशनी में चमक रहा था। हमेशा शांत रहने वाले उस चेहरे पर आज पहली बार एक अजीब सी घबराहट थी। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमक रही थी। उसकी उंगलियां कंट्रोल पैनल पर तेजी से चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाल मैसेज फ्लैश हो रहा था, सिस्टम फेलियर। बेस के मेन कंप्यूटर ने उसका कमांड मानना बंद कर दिया था। लोहे की भारी मैग्नेटिक कुर्सी पर अर्जुन बंधा था। उसके चेहरे पर लगा खून सूख चुका था। अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई। उसकी दाईं हथकड़ी का लॉक अपने आप ढीला हो गया। उसने बिना कोई पल गंवाए अपना हाथ उस लोहे की पकड़ से बाहर खींच लिया। लोहे की रगड़ से उसकी कलाई की चमड़ी थोड़ी छिल गई। ताजा खून कुर्सी के सफेद हत्थे पर टपकने लगा। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। हर सांस के साथ फेफड़ों में ऐसा दर्द उठता था जैसे अंदर कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने अपने आजाद हाथ की उंगलियों को मोड़कर देखा। सुन पड़ चुकी नसों में खून वापस दौड़ रहा था। शरीर थक चुका था, लेकिन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। सामने का भारी स्टील का दरवाजा खुला। 4 गार्ड अंदर घुसे। उनके शरीर पर काले रंग का एडवांस्ड आर्मर था। चेहरों पर काले मास्क थे। उनके हाथों में लेजर राइफल थी। राइफल से निकल रही 4 लाल लेजर सीधे अर्जुन की छाती पर आकर टिक गईं। इस नमूने को किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना है। इंटरकॉम से डॉक्टर जीरो की आवाज आई। उसकी आवाज में हमेशा रहने वाला वो गुरूर अब नहीं था। गार्ड सिर्फ 10 कदम की दूरी पर थे। अर्जुन अपनी जगह से उठा। उसने अपने आजाद हाथ से उस भारी लोहे की कुर्सी का बेस पकड़ा। जैसे ही उसने झुककर कुर्सी को उठाया, उसकी टूटी पसलियों में एक भयंकर दर्द उठा। उसने अपनी सांस रोकी। दर्द को सीने के अंदर ही दबा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस भारी कुर्सी को हवा में घुमा दिया। कुर्सी का भारी लोहा सीधे पहले गार्ड के सर से टकराया। गार्ड का सिर झटके से पीछे मुड़ा। वो उड़ता हुआ दीवार से टकराया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गार्ड ने घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अर्जुन तुरंत कुर्सी के पीछे छुपकर बैठ गया। गोलियां लोहे से टकराईं। गोली के लोहे से टकराते ही छोटी छोटी चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। बारूद का धुआं कमरे में भर गया था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी धुएं का फायदा उठाकर अर्जुन अपनी जगह से एक शिकारी की तरह उछला। फर्श पर गिरे खून की वजह से उसका पैर थोड़ा फिसला, लेकिन उसने अपना बैलेंस नहीं खोया। वो सीधा दूसरे गार्ड के सामने पहुंच गया। उसने सीधे उस गार्ड की बंदूक की नली को हाथों से पकड़ा, पर लगातार गोलियां चलने से लोहे की नली गर्म हो चुकी थी। अर्जुन की हथेलियां जलने लगीं, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने बंदूक को झटके से नीचे की तरफ खींचा। गार्ड का बैलेंस बिगड़ा और वो आगे की तरफ झुका। अगले ही पल अर्जुन ने अपनी कोहनी पूरी ताकत से उस गार्ड के जबड़े पर वार किया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे के हलचल में भी साफ सुनाई दी गई। गार्ड बिना कोई आवाज के जमीन पर गिर गया। अर्जुन ने हवा में ही वो राइफल पकड़ ली। पीछे खड़े तीसरे गार्ड ने निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उससे तेज था। उसने बंदूक के पिछले भारी हिस्से को सीधा उस तीसरे गार्ड के गले पर मारा। सांस की नली पर चोट लगते ही गार्ड घुटनों के बल गिर गया। चौथे गार्ड को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके घुटने पर अपने भारी जूतों से वार किया और उसके गिरते ही उसके चेहरे पर बंदूक का पिछला हिस्सा दे मारा। पूरी लड़ाई सिर्फ कुछ ही पल चली। वो कमरा अब लाशों और खून से सन चुका था। अर्जुन भारी सांसें ले रहा था। हर सांस के साथ उसका सीना दर्द से कराह रहा था। जमीन पर पड़ा तीसरा गार्ड अभी भी हिल रहा था। वो जिंदा था। उसकी कांपती उंगलियां अपनी बेल्ट में रखे चाकू तक पहुंचने ही वाली थीं। तभी दरवाजे के बाहर से एक गोली चली। गार्ड का सिर जमीन पर जा लगा। धुएं के बीच से निशा कमरे के अंदर आई। उसके दोनों हाथों में गन थी। चेहरे पर धूल और थोड़ा खून लगा था। उसने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा। उसकी आंखों में कोई खौफ या हैरानी नहीं थी। पार्टी खत्म होने वाली है अर्जुन, निशा ने अपनी गन नीचे करते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वो किसी पार्क में टहल रही हो। निशा के ठीक पीछे रिया कमरे में आई। वो दरवाजे के फ्रेम के सहारे खड़ी थी। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसका बायां पैर, जिसकी हड्डी उसने खुद जोड़ी थी, अब उसका बिल्कुल वजन नहीं उठा पा रहा था। वो अपना पैर जमीन पर घसीट रही थी।
रिया लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी। हर कदम पर उसके चेहरे की नसें दर्द से तन जाती थीं। उसने अपनी जैकेट से एक छोटा हैकिंग डिवाइस निकाला। उसके हाथ दर्द और कमजोरी से कांप रहे थे। उसने डिवाइस का तार अर्जुन की बाई हथकड़ी के पैनल से जोड़ दिया। कुछ समय बाद एक हल्की बीप हुई और लोहे का लॉक खुल गया। अर्जुन अब पूरी तरह आजाद था। वो अपनी जगह पर सीधा खड़ा हुआ। उसकी टूटी पसलियों ने फिर दर्द किया, लेकिन उसने सीधे खड़े रहने की कोशिश की। उसने जमीन पर पड़े एक गार्ड की राइफल उठाई और उसकी मैगजीन चेक की। सेल 99, मेरे पिता वहीं हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। वो तीनों उस लाल रोशनी वाले प्रोसेसिंग रूम से बाहर निकल आए। बेस का कॉरिडोर किसी भूल भुलैया जैसा था। वहां अंधेरा था और लाल लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं। छत पर लगे पाइपों से गर्म भाप रिस रही थी। हर तरफ सायरन का शोर था। फर्श पर पानी और खून फैला हुआ था, जिससे पैर फिसल रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक फॉर्मेशन बना ली। निशा सबसे आगे चल रही थी। वो परछाइयों के बीच किसी साए की तरह खामोश थी। धुएं के बीच से जैसे ही कोई गार्ड सामने आता, निशा की गन से गोली चलने की आवाज आती और शरीर सीधे जमीन पर गिरता। निशा उन्हें अपनी बंदूक उठाने का मौका तक नहीं दे रही थी। अर्जुन बीच में था। वो पीछे और अगल बगल से हर खतरे को कवर कर रहा था। उसकी आंखें लगातार हर कोने को स्कैन कर रही थीं। रिया सबसे पीछे थी। वो तेज दौड़ नहीं पा रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर पैर घसीटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका पैर अब पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। दर्द के मारे उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके हाथ में हैकिंग डिवाइस था। वो लगातार बेस की सिक्योरिटी को बाईपास कर रही थी ताकि कोई दरवाजा उन पर लॉक न हो जाए। तभी कॉरिडोर के बीच में एक भारी लोहे का दरवाजा ऊपर से नीचे आ गिरा। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। दरवाजे के उस पार से गार्ड्स के भारी जूतों की आवाजें आ रही थी। वो लोग दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने रिया की तरफ देखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं मानी। वो घिसटते हुए उस बंद दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक पैनल तक पहुंची। उसने पैनल का ढक्कन उखाड़ दिया। अंदर से लाल और नीले तार बाहर निकाले। अगर मैं पीछे रह गई तो ये लोहे के दरवाजे कौन खोलेगा? रिया ने दर्द से अपने दांत भींचते हुए कहा। उसने बिना डरे 2 तारों को आपस में जोड़ दिया। पैनल से चिंगारियां निकली। वो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दरवाजा घुटनों तक ही उठा था कि निशा और अर्जुन ने जमीन पर लेटकर एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। उस पार खड़े गार्ड्स को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। वो बिना कोई जवाबी के फर्श पर ढेर हो गए। वो आगे बढ़ते गए। बेस की बनावट उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया उस डिवाइस के जरिए सही रास्ता खोज रही थी। बहुत देर तक चलने के बाद सायरन की आवाज कुछ कम होने लगी। वो एक बहुत ही चौड़े और अजीब तरह से शांत कॉरिडोर में पहुंचे। इस हिस्से में कोई लाल इमरजेंसी बत्ती नहीं बज रही थी। यहाँ सिर्फ एक ठंडा नीला प्रकाश था। हवा में कोई बारूद की महक नहीं थी, बल्कि एक पुरानी और बंद जगह वाली सीलन की बदबू थी। यहाँ की शांति बाहर मचे शोर से ज्यादा डरावनी थी। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा और भारी लोहे का दरवाजा था। दरवाजे के बीचों बीच लोहे में बहुत गहराई से एक नंबर खुदा हुआ था, 99। तीनों उस दरवाजे के सामने आकर रुक गए। अर्जुन की सांसें कुछ पलों के लिए थम गईं। इतने सालों का संघर्ष, अपनी पहचान को अंधेरे में दफन कर देना, हर रोज मौत से लड़ना, सब कुछ इसी एक दरवाजे के पीछे मौजूद इंसान के लिए था। उसके पिता, वो इंसान जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी बंदूक पीठ कर टांग ली। उसने उस गेट के हैंडल पर अपने दोनों हाथ रख दिए। लोहा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से उस हैंडल को नीचे की तरफ खींचा। दरवाजे से एक भारी चर्राहट की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे पीछे की तरफ खुला। अर्जुन ने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। वहां कोई गार्ड नहीं था, कोई हाईटेक मशीन नहीं थी, कोई मेडिकल उपकरण नहीं था। वो सिर्फ एक छोटा सीलन भरा कमरा था। अंदर ठंडी हवा नहीं थी। दरवाजा खुलते ही चेहरे पर एक अजीब सी घुटन भरी हवा का झोंका लगा, जैसे ये कमरा बहुत पहले ही खाली हो चुका हो, जैसे यहां कोई हफ्तों से ना आया हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना लोहे का बिस्तर रखा था। बिस्तर पर एक पतली सी चादर बिछी थी। कमरे के बीच में एक लोहे की जंग लगी मेज थी और उस मेज पर एक खाली कांच का गिलास रखा था। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर बीच से फटी हुई थी, लेकिन उस फटे हुए कागज में भी उस इंसान का रुतबा साफ दिख रहा था। ये विक्रम रायचंद की तस्वीर थी।
लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था। अर्जुन धीरे धीरे उस खाली कमरे की तरफ बढ़ा। उसके पैरों से ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वो उस खाली कमरे को घूर रहा था। उसने दीवार पर लगी उस फटी हुई तस्वीर को छुआ। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो यहीं थे, मैंने उन्हें स्क्रीन पर देखा था, अर्जुन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। रिया दीवार का सहारा लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसका पैर अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो लड़खड़ाते हुए उस पुराने लोहे के बिस्तर के पास गई। उसने अपना हाथ उस चादर पर रखा। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक कड़वी सच्चाई थी, वो हकीकत जो वो अर्जुन को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब छुपानी मुमकिन नहीं थी। बिस्तर ठंडा है, उन्हें घंटों पहले यहां से ले जाया जा चुका है, रिया ने शांत और थकी हुई आवाज में कहा। डॉक्टर जीरो ने कभी विक्रम रायचंद को यहां रखा ही नहीं था। वो स्क्रीन, वो लाइव वीडियो, वो सब सिर्फ एक इल्यूजन था। वो बस अर्जुन को इस पिंजरे की सबसे गहरी खाई में खींचने का एक तरीका था। ये एक जाल था और अर्जुन उस जाल में पूरी तरह फंस चुका था। अर्जुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर फटी तस्वीर के ठीक नीचे गई। वहां एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस कागज को निकाला। कागज के किनारे पर खून लगा था जो अब सूख चुका था। किसी ने जानबूझकर यह पैगाम छोड़ा था। उस कागज पर काले मार्कर से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम देर से आए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अर्जुन के गुरूर, उसकी ताकत और उसकी हर योजना पर किया गया सबसे बड़ा वार था। वो अपनी लड़ाई हार चुका था। डॉक्टर जीरो शुरू से ही इस खेल का मास्टरमाइंड था और अर्जुन सिर्फ एक मोहरा। इससे पहले कि अर्जुन इस झटके से संभल पाता, सेल 99 की सीलन भरी दीवार पर लगा एक छोटा सा स्पीकर अचानक चालू हो गया। स्पीकर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसके बाद डॉक्टर जीरो की वो शांत और मशीनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। हंसी में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, उसमें जीत का एक सुकून था। तुम बहुत करीब थे अर्जुन, जीरो ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। तुमने इस पिंजरे की दीवारें तो हिला दी, लेकिन तुम ये भूल गए कि पिंजरा बनाने वाला हमेशा जानता है कि उसे कब तोड़ना है। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ जीरो की आवाज गूंज रही थी। तुम एक बाजी हार चुके हो। तुम्हारे पिता अब एक ऐसी सुरक्षित जगह पर हैं जहां तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। जीरो की आवाज अचानक और भी ठंडी हो गई। और तुम अब इस पिंजरे के साथ हमेशा के लिए दफन होने वाले हो। स्पीकर की आवाज कट गई। एक हल्का सा बीप हुआ और फिर सन्नाटा छा गया। और ठीक उसी पल पूरे बेस में गूंज रहे सायरन का टोन बदल गया। नीली रोशनी गायब हो गई और पूरा कमरा फिर से खूनी लाल रंग में डूब गया। एक सपाट मशीनी आवाज हर दीवार से गूंजने लगी। सिस्टम अलर्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल चालू। बेस को नष्ट करने में 60 सेकंड बाकी। सभी मेन एग्जिट सील किए जा रहे हैं। पूरे बेस की दीवारें अचानक कांपने लगीं। फर्श के नीचे से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। छत से कंक्रीट और बर्फ के भारी टुकड़े टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। लोहे के पाइपों के मुड़ने की चरमराती आवाजें उस खाली सेल में खौफ पैदा कर रही थीं। बाहर कॉरिडोर में भारी स्टील के दरवाजे एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। भागने के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। निशाने दरवाजे की तरफ देखा। वो समझ गई कि अब लड़ने के लिए कोई इंसान नहीं बचा है। अब सामने सिर्फ मौत खड़ी थी जो कुछ ही पलों में उन तक पहुंचने वाली थी। रिया का पैर अब बिल्कुल जवाब दे चुका था। वो लड़खड़ाई और दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो जमीन से उठ नहीं पा रही थी। अर्जुन, जो अब तक उस कागज के टुकड़े को घूर रहा था, अचानक पलटा। उसने रिया को जमीन पर पड़ा देखा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत रिया के पास पहुंचा। अर्जुन ने कोई बात नहीं की। उसने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया, रिया को उठाया और उसका बायां हाथ अपने कंधे पर रख लिया। 50 सेकंड, 49 सेकंड, 48 सेकंड। सिस्टम की आवाज लगातार उल्टी गिनती गिन रही थी। हर सेकंड मौत नजदीक आ रही थी। छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके ठीक सामने आकर गिरा। भारी कंक्रीट के टकराने से जमीन कांप उठी। धूल और बर्फ का गुबार पूरे सेल में भर गया। रिया ने अपनी भारी और उखड़ती सांसों के बीच धूल भरे अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर दीवार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ी। वहां एक लोहे की ग्रिल वाला सर्विस वेंट था जो बेस के मेन दरवाजों से बिल्कुल अलग था। रिया ने अपनी कांपती उंगली से उस वेंट की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, पर हार नहीं। मौत बस कुछ सेकंड दूर थी।
और अर्जुन को अब यह तय करना था कि वो इस पिंजरे में मरेगा या इसे तोड़कर बाहर निकलेगा।